नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज आते हैं हम लोग टेस्ट श्रृंखला जो हमारी हुई थी 19 नंबर की जो हुई थी उसको आज हम लोग हल करवाते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसको हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं 19 की, अगर हम देखते हैं बात करते हैं किसकी 19 की। तो 19 में आज जो हम लोग हल करेंगे वह देखा जाता है क्या हल करना है। रुके रहिएगा, 1 मिनट पेज खुल जाने दीजिएगा। चलिए देखिए, आज जो हम लोग श्रृंखला चलाने चल रहे हैं वह 19 की है। 19 में आज हम बात करते हैं किसकी। चलिए सही है, थोड़ा सा टेक्निकल ना होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि इसमें जो 19 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कहा गया हिंदी खड़ी बोली। क्या कहा गया? हिंदी खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक, क्या कहा गया? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों देखिए, हमने आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया था, आज मैं आपको यहाँ पे भी दर्शा रहा हूँ। यहाँ पे पूछा गया हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी भारतीय भाषा होती हैं सभी भारतीय भाषा का विकास किससे होता है? अपभ्रंश से होता है। ठीक है, जितनी भी बोली होती है, जितनी भी बोली होती हैं वह सारी बोलियों का विकास किससे होता है? अपभ्रंश से होता है। ठीक है, अपभ्रंश से बोली उपभाषा या सब निकल कर आए हैं। तो इसमें देखिए कि पूछा गया हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। इसमें लिखा गया मागधी, सौरसेनी, ब्राचड़ और अर्धमागधी। तो यह चार विकल्प आपको सामने दोस्त दिया गया है। तो आप बताइए कि हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, अब देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ कैसे यह भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप इसकी पुष्टि कर सकें। जैसे कि सबसे पहले ये कहा जाता है क्या सौरसेनी अपभ्रंश आती है। ठीक है, क्या आती है? सौरसेनी अपभ्रंश आती है। सौरसेनी अपभ्रंश से चार प्रकार की हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है, चार हिंदी का विकास हुआ जिसे उपभाषा का भी कहा जाता है। सबसे पहले ये किसमें आई थी? पश्चिमी हिंदी। ठीक, कौन सी आई थी? पश्चिमी हिंदी। फिर उसके बाद फिर एक आई थी जिसको नाम क्या दिया गया था? राजस्थानी हिंदी। ठीक, उसके बाद फिर एक आ जाती है जिसका नाम क्या हो जाता है? गुजराती हिंदी। ठीक है, एक क्या आ जाता है? पहाड़ी हिंदी की बात आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है? पहाड़ी हिंदी की बात आ जाती है। यह चार हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ हमने आपसे पूछा कि हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी से आपके जो एक आती है ब्रजभाषा। ठीक, क्या आती है? ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, बुंदेली, कनौजी, कनौजी, हरियाणवी, हरियाणवी, और कौन सी आती है? खड़ी बोली आती है। ठीक है, कौन सी आती है? खड़ी बोली आती है। ठीक है, अब देखिए कि आपसे अगर आप देखिए अब प्रश्न का उत्तर आराम से आप दे लेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश से क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से क्या निकल कर आई भैया? खड़ी बोली आई। जबकि अगर राजस्थानी में कहा जाता है तो इसमें मारवाड़ी, 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 मेवाती, मेवाती, मालवी, मालवी और जयपुरी आ जाती है। ठीक है, और क्या आ जाती है? जयपुरी आ जाती है। गुजराती हिंदी किसी भी हिंदी का विकास नहीं हुआ था। इससे इससे क्या हुआ था? कुमाऊनी। क्या आई थी? कुमाऊनी आई थी। और क्या आई थी? गढ़वाली आई थी। और कौन सी वहां बोली आई थी? नेपाली आई थी। क्या आई थी? नेपाली आई थी। ठीक, इतनी बोलियों का विकास हुआ। तो देखिए ध्यान दीजिएगा हिंदी खड़ी बोली का विकास किससे होता है? किससे होता है? सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। अगर मान लो विकल्प में सौरसेनी ना होता, पश्चिमी हिंदी होता, तो देखिए खड़ी बोली कहाँ से आई? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कहाँ से आई? सौरसेनी से। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप सीधे क्या बताएंगे? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बात क्लियर हुई?
कि हिंदी खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? सौतेनी अपभ्रंश हुआ है, ठीक है। और अगर अर्धमागधी से अगर बात करते हैं तो अर्धमागधी से क्या आ जाती है? पूर्वी हिंदी आ जाती है। क्या आती है? पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी से क्या क्या आया था? अवधी, अवधी, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी आई थी। और क्या आई थी? छत्तीसगढ़ी आई थी, ठीक। क्लियर है। ब्राचर जो आए थे वह पैसाची अपभ्रंश से आई थी, ठीक है। और मागधी से क्या ये आ जाती है? आपकी बिहारी हिंदी आ जाती है। कौन सी? बिहारी हिंदी होती है, जिसमें जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा बोली जाती है, ठीक। इसी से क्या आ जाती है? भोजपुरी। क्या आ जाती है? भोजपुरी, मगही और कौन सी आती है? मैथिली आ जाती है। क्या आ जाती है? मैथिली आ जाती है। तो यह इतनी के बोलियों का विकास किससे होता है? इससे होता है। लेकिन जो हिंदी खड़ी बोली का विकास पूछा गया किससे हुआ है? सौतेनी अपभ्रंश से। यहाँ पे देखिए इसका आपको बायोडाटा हमने दे दिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? ठीक। अब देखिए सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो मित्र यहाँ पे दिया गया है स्वर संधि, फिर दूसरा दिया गया व्यंजन संधि, फिर तीसरा क्या दिया गया? विसर्ग संधि, फिर चौथा क्या दिया गया है? और दीर्घ संधि, ठीक है। यह चार दिया गया है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सी संधि है जो सच्चरित्र का हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया? सत, हलंत लगा, फिर उसके बाद फिर क्या लिखा गया? चरित्र लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ हलंत आया है, ता आया है, तो ता के बाद क्या आया है? चा आया। तो ता का परिवर्तन किसके साथ हो गया भैया? चा के साथ हो गया। तो सब शब्द क्या बन गया? सच्चरित बन गया, ठीक। क्या बन गया? सच्चरित बन गया। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी मित्र? व्यंजन संधि हो जाएगी। सीधा उत्तर इसका क्या होता है? व्यंजन संधि। सच्चरित हो, सज्जन हो, उच्चारण हो, उज्ज्वल हो, प्राज्वल हो, ठीक है, उल्लेख हो, ठीक है, चिन्मय हो, अन्मय हो, ठीक है, अम्मय हो, ठीक है। यह सारे शब्द क्या हो जाएंगे? सब कहाँ चले जाएंगे? व्यंजन संधि में चले जाएंगे, ठीक। अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कहा गया अधादन गति, अधादन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो आप देखिए कि इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, गुण संधि है। तो मित्र यहाँ देखिए, पहले तो आप देखिए विसर्ग रखा हुआ है। विसर्ग रखा हुआ, सीधे आप क्या बताएंगे? विसर्ग संधि बताएंगे। क्या बताएंगे? विसर्ग संधि। इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। विसर्ग रखा मिले तो तुरंत उसको आप कहाँ ले जाकर झोंक देंगे? विसर्ग संधि में झोंक दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा उसका कोई और विकल्प नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने देखिए कि किसी शब्द के साथ विसर्ग लग के आए तो वहां तुरंत आप क्या बताएंगे? यहाँ पे कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई मित्र? विसर्ग हो गई। अब देखिए जो अधादन गति लिखा गया है, अधादन गति लिखा गया है, अब इसके देखिए लिखा गया है। अब इसमें क्या हो गया? विसर्ग पहले क्या आया है? आ। विसर्ग पहले क्या आया है? आ। विसर्ग के बाद क्या आया? गा। तो विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ हुआ? ओ के साथ हुआ। शब्द क्या बन गया? अधोगति, ठीक। क्या बन गया? ये अधोगति हो गया, ओ की मात्रा आई। इसी तरीके जैसे अगर आपको कह दिया जाए यशा धंधा, यशा धंधा, तो विसर्ग पहले क्या आ रहा है? आ। विसर्ग पहले आ रहा है। विसर्ग पहले किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ रहा है। तो विसर्ग परिवर्तन किसके साथ हुआ भैया? ओ के साथ हुआ, ठीक। तो शब्द क्या बन जाता है? यशोदा। क्या बन जाता है? यशोदा बन जाता है, ठीक। तो विसर्ग इसमें कौन सा सही हो गया? विसर्ग संधि हो गई। आगे चलते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, कहानी और रानी। रानी स्त्रीलिंग, नानी भी स्त्रीलिंग, कहानी होती है, ठीक। क्रिया का मतलब हमेशा ध्यान रखिए, जब भी लिंग की बात होगी, जब भी लिंग की बात होगी, लिंग को किससे जोड़ेंगे आप? क्रिया से जोड़ दीजिएगा। क्रिया से जोड़ने पर, जब हिंदी की बात आती है तो लिंग को किससे जोड़ने पर? क्रिया से जोड़ने पर लिंग का बोध हो जाता है। लिंग का बोध हो जाता है। बोध होने का मतलब मित्र यह होता है, बोध होने का मतलब यह होता है कि पता चल जाता है कि कौन सा लिंग है, कौन सा नहीं है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपसे कभी लिंग पूछा जाए तो लिंग को हमेशा किससे जोड़ देंगे? क्रिया से जोड़ दीजिएगा, तो वहीं से पता चल जाएगा कौन सा लिंग है, कौन सा लिंग नहीं है, ठीक। तो इसमें कौन सा शब्द? पानी बहता है, ठीक। नानी होती है, रानी होती है, कहानी होती है, ठीक है। क्रिया से जोड़ दिए। कहानी क्या होती है? होती है
नानी होती हैं, ठीक, रानी होती है, ठीक। अब देखिए पानी होती है कि होता है, पानी क्या है, होता है। आप पहचान लीजिए, देखिए हमने क्रिया से जोड़ दिया तो तुरंत आपको क्या हुआ, होता है तो पुल्लिंग हो गया, पानी शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। फिर से वही पुल्लिंग शब्द की बात है। अब पुल्लिंग शब्द की बात आती है तो आप भी इसको क्या करेंगे, क्रिया से जोड़ दीजिएगा। जब आप इसे क्रिया से जोड़ेंगे, क्रिया से जोड़ते ही क्या पता चल जाएगा कि कौन सा लिंग है। कोयल होती है, हवा चलती है, हवा क्या होती है, चलती है, ठीक है। मुर्गी होती है, मुर्गी क्या होती है, होती है, मुर्गी होती है। दही होता है, खट्टा होता है, ध्यान रखिएगा, दही होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर दही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर, एकदम सही उत्तर हो जाएगा दही। दही में कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग होगा। इस चीज को आप दिमाग पर रखें, क्योंकि दही खट्टा होता, खट्टी नहीं होती। कई बार इसका वाक्य प्रयोग किया गया, कहा पूछा गया, शुद्ध वाक्य को पूछा गया तो उसमें दही खट्टा होता है शुद्ध माना गया, आयोग के द्वारा माना गया। तो आप अपने व्यवहारिक भाषा अपना जाइएगा, इसको क्रिया के साथ आप प्रयोग कर दीजिएगा। क्रिया के साथ प्रयोग करेंगे तो दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती है, ठीक। तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 43 का क्या हो गया, ए हो गया। फिर इसके बाद फिर 44 पे चलते हैं। अब कह दिया गया, देखो ध्यान से देखना, पढ़ना इसको आप। इसमें कहा गया है कि गद्यांश को क्या करना है आपको, गद्यांश को ध्यान से पढ़े, ठीक। मतलब जो दिया गया इसको आप ध्यान से पढ़ें, और गद्यांश के नीचे गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के सही विकल्प का चयन किसको करना, आपको करना है, ठीक। हम तो करवा रहे हैं, आपको भी करना है, ठीक है। पढ़ो ध्यान से। एच जी वेल्स ने संसार के संक्षिप्त इतिहास में, संसार के संक्षिप्त इतिहास में अशोक को संसार का सबसे बड़ा राजा कहा, ठीक। अशोक का राज्य बहुत विस्तृत था, किंतु उसकी महत्ता राज्य विस्तार पर आधारित नहीं है, ठीक। अशोक की महत्ता उन सिद्धांतों के कारण है जिन पर उसने अपना शासन चलाया। अपने 10वें शिलालेख में, अपने 10वें शिलालेख में उसने स्वयं घोषित किया कि किसी राजा की कीर्ति उसकी प्रजा की नैतिक उन्नति की प्रसिद्धि से आंकी जा सकती है, ठीक। उसके बाद फिर क्या कहा, अशोक की महत्ता इस बात पर निर्भर है कि उसने महान विजय के क्षण में युद्ध का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। जबकि ऐसे समय में अधिकार राजा विजयोन्मत्त होकर संसार विजय के स्वप्न देखते हैं, ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात भेरी घोष धर्म घोष, ठीक, भेरी घोष धर्म घोष करने की का निश्चय किया। अशोक ने उन सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया जिन पर आचरण करने का उसने अपनी जनता को एक उपदेश दिया था। उसने स्वयं आहार के लिए पशु हिंसा बंद कर दी। उसने केवल बौद्ध संघ को ही नहीं वरन ब्राह्मणों और आजीविकों को भी दान दिया। अशोक का उद्देश्य अपनी प्रजा के ऐहिक और पारलौकिक उन्नति करना था। ऐसे दृष्टिकोण विशाल था तथा उसके कल्याणकारी कार्य मात्र भारत तक सीमित नहीं थे, यह विश्व के कल्याण चाहता था। उसने पूर्ण अहिंसा का व्रत लिया था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह कर्तव्य पालन से विमुख हो गया था। वह प्रत्येक समय प्रजा के कार्य करने के लिए उद्यत रहता था। प्रजा की रक्षा करना वह एक कर्ज चुकाना समझता था। अपने राज्यकाल में अशोक ने संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरो दिया था, ठीक है। और देखिए हमने भी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया, ठीक है। और देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है, ठीक। विश्व इतिहास में अशोक की महानता उसके महान विजयों के कारण है। विश्व इतिहास में अशोक की महानता उनके उनके जन कल्याणकारी कार्यों के लिए है, ठीक। उसके बाद फिर क्या कहा गया है, फिर उसके बाद फिर क्या कहा गया, अशोक की महत्ता अपने राज्यकाल में संपूर्ण देश को एक सूत्र से बांधने के लिए है। फिर क्या कहा गया, अशोक की महत्ता उन सिद्धांतों के कारण है जिस पर उसने शासन चलाया था। तो ये शासन चलाने की तो बात ही नहीं थी, कि शासन चलाने की विकल्प ही गलत हो गया, क्योंकि शासन की उसने कोई ऐसी बात ही नहीं की। जब शासन की उसने बात नहीं की तो उसमें और क्या किया था, अशोक की महत्ता अपने राज्य में संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने की थी। निश्चित है कि एक सूत्र में बांधने की थी।
ठीक। अब देखिए, एक सूत्र में बांधने की बात आई थी, उसके बाद अश्व इतिहास में महत्ता उनके जन कल्याण कार्यों के लिए हुई थी, यह भी नहीं था। विश्व इतिहास में अशोक की महत्ता उसके महान बीजों के कारण हुई थी, यह तो गलत रहा, यह भी गलत रहा, यह भी गलत रहा। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर। अशोक की महत्ता उन सिद्धांतों के कारण है जिन पर उसने अपना शासन चलाया था। तो शासन उसने जो चलाया था उसमें सभी प्रजाओं के हित के लिए बात किया था। तो उसमें देखिए गद्यांश में आप देखिए कि स्वयं आहार पर हिंसा बंद कर दिया था, मतलब सबको एक साथ लेके चला था, ठीक है। इन्हीं सिद्धांतों पर सारे सबको एक साथ लेके चला था, इन्हीं सिद्धांतों पर उसने क्या किया, शासन चलाया था, इसलिए आज वो इतिहास में इतना प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखा गया कि कहा गया उपयुक्त गद्यांश के अनुसार, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भेरी घोष का महत्व धर्म घोष से अधिक था। धर्म घोष का महत्व भेरी घोष से अधिक था। धर्म घोष भेरी घोष में कोई मौलिक अंतर नहीं था। इनमें से कोई सही नहीं है। तो अब आप बताइए कि इसमें से कोई नहीं सही है, क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहीं आया है ना। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात भेरी घोष और धर्म भेरी घोष बंद करके धर्म घोष करने का निश्चय लिया था। भेरी घोष बंद करके धर्म घोष करने का निश्चय लिया था। और अशोक ने उन सारे सिद्धांतों को अपनाया जिन पर आचरण करने में अपनी जनता का उपदेश दिया था, ठीक। स्वयं आहार के लिए प्रशंसा त्याग दिए थे। तो धर्म घोष और भेरी घोष में कोई मौलिक अंतर नहीं है, ठीक। यह बात आई है कलिंग युद्ध के पश्चात भेरी घोष बंद कर दिया था, बंद कर उन्होंने धर्म घोष करने की घोषणा की थी, ठीक। भेरी घोष का महत्व धर्म घोष से अधिक था, धर्म घोष का महत्व भेरी घोष से अधिक था। इसमें जो विकल्प जो सही होगा वह विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा भैया। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सही होगा। देखिए उसमें दोनों धर्मों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं रखा था। उसने उसने दोनों धर्मों के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं रखा था। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, कोई मौलिक अंतर नहीं था, दोनों धर्मों में कोई मौलिक अंतर नहीं था। लेकिन क्या किया था, भेरी घोष को बंद कर दिया था, धर्म घोष अपना लिया था। जब धर्म घोष अपनाया तो उसने पशु हिंसा बंद कर दिया था, ठीक। बौद्ध संघ के सिद्धांतों पर काम किया था, जहाँ पे आजीविकों और ब्राह्मणों को भी उसने सारा कार्य सब कुछ सबका हित किया था। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। धर्म घोष और भेरी घोष में कोई मौलिक अंतर नहीं रहा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन इसमें से कौन सा दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश में क्या लिखा गया, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक। उसने विजय का निश्चय किया था, उसने धर्म प्रचार करने का निश्चय किया था, उसने पूर्ण अहिंसा का व्रत लिया था, ठीक। इसमें विकल्प दिया, केवल का सही है, केवल का और गा सही है, केवल गा और का सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा मित्र, यह बताएंगे आप में। फटाफट आप बताइए कि उसने क्या किया था, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए।
तो देखिए उसने क्या किया था कि उसने क्या किया था, यह वाला सही हो जाएगा। का मतलब क्या, उसने विश्व विजय का निश्चय किया था, ठीक। और उसने धर्म प्रचार करने का निश्चय लिया था, मतलब पूरे विश्व में विजय करने का निश्चय नहीं लिया था, मतलब कि उन्होंने क्या किया था, पूर्ण अहिंसा का व्रत ले लिया था, ठीक है। और उसमें क्या किया था कि उसमें क्या हो गया था कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ आंसर की गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। 1 मिनट रुके रहिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। उसने विश्व विजय करने का निश्चय लिया था, पढ़ लीजिएगा। शासन चलाया था, ठीक। अशोक की महत्ता उन सिद्धांतों के कारण हुई जिन पर उसने अपना शासन चलाया था। अपने 10वें शिलालेख में स्वयं कहा कि राजा कीर्ति ने प्रजा की नैतिक उन्नति की प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। और अशोक की महत्ता इस बात पर निर्भर होती है, महान विजय के क्षण युद्ध मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया, ठीक। जबकि कलिंग युद्ध के पश्चात भेरी घोष धर्म घोष करने का निर्णय लिया। अशोक ने सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया जिन पर आचरण करने अपनी जनता का विश्वास किया, ठीक है। और उसके बाद फिर स्वयं आहार पर चिंता बनकर बौद्ध धर्म संघ की ओर आजीविकों का क्या किया, दान दिया। उद्देश्य प्रजा ऐहिक पारलौकिक उन्नति करना था, दृष्टिकोण विशाल था उसके। कल्याणकारी कार्य मात्र भारत तक सीमित नहीं थे किंतु विश्व विश्व का कल्याण चाहता था, ठीक। तो एक क्या हो गया, धर्म प्रचार करने का निश्चय लिया, सही हो गया, ठीक। उसने उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसने पूर्ण अहिंसा का व्रत लिया था, ठीक है। तो गा वाला सही हो गया। तो इसमें जो विकल्प सही हो जाएगा वो विकल्प कौन सा सही होगा, यह डी वाला सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, खा और गा सही होगा, ठीक। क्योंकि उसने विश्व विजय की बात उसने नहीं की थी, विश्व विजय की बात नहीं किया था उसने, पूरे विश्व में अपने धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, ठीक। पूर्ण अहिंसा का मार्ग उठाया था, या ध्यान रखिएगा उसने पूर्ण अहिंसा का व्रत लिया था। किंतु उसका अर्थ यह नहीं था कर्तव्य पालन से विमुख हुआ, प्रत्येक समय प्रजा के कार्य करने में उद्यत रहता था, प्रजा की रक्षा करना वह उसका एक फर्ज समझता था। उसने राज्यकाल में अशोक संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरो दिया था, संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोया था, पूरे विश्व को नहीं पिरोया था, ठीक है। तो यह वाला विकल्प गलत है, इसमें खा और गा यह दोनों सही है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो गया, डी वाला विकल्प खा और गा एकदम सही उत्तर होगा। इसको आप अपना चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है क्या, 47 में कहा गया कि गद्यांश में प्रयुक्त आजीवक शब्द का क्या अर्थ होता है। आजीवक शब्द का अर्थ क्या हुआ, आजीवक का अर्थ क्या हो जाता है, जैन साधु, भिखारी, जन सेवा में लगे स्वयं, राजकीय सेवक, ठीक। आप इसमें देखिए 47 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, आप इसको फटाफट बताइएगा। आजीवक का अर्थ क्या हुआ था, आजीवक, आजीवक का अर्थ पूछ रहा, आजीवक शब्द का अर्थ क्या होता है, जैन साधु, ठीक। क्या हो जाता, आजीवक कौन थे, जैन साधु थे, ठीक। बौद्ध धर्म तो उसने खुद ही अपनाया था, उसके बाद उन्होंने कहा था आजीवक एवं ब्राह्मणों को, ठीक है। इसमें देखिए कि इसमें कहीं लिखा गया है कि यहाँ देखिए वरण ब्राह्मणों और आजीवकों को भी दान दिया। आजीवक मतलब क्या थे, जैन धर्म थे, ठीक, जैन धर्म था। तो जैन साधु थे उन्हें क्या कहा गया, आजीवक। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया ना, बौद्ध धर्म को ही नहीं वरण ब्राह्मणों आजीवकों को भी क्या किया था, दान दिया था, ठीक है। तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जैन साधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गद्यांश में प्रयुक्त पारलौकिक शब्द का अर्थ क्या होता है, अंत्योष्टि करना जो इस लोक का हो, परलोक संबंधी, पूर्वजों को जीवन से संबंध, ठीक, पूर्वजों के जीवन से संबंध, ठीक। पर इसमें पारलौकिक मतलब क्या होता है, परलोक संबंधी चर्चा किया था, ठीक है। क्या हो गया, परलोक संबंधी हो गया। तो विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर हो गया, परलोक संबंधी हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए कि उससे खत्म हो गया। अब आप लोग आते हैं कहां पर, अब आप लोग कहां आते हैं, देखिए कि इसमें पूछा गया का वर्ण का उच्चारण स्थान, ठीक। उच्चारण की दृष्टि से क्या होगा, का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, कंठ होगा, दंत होगा या तालु होगा, ठीक। तो आप मित्र यह ध्यान रखते हैं का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। इसमें का वर्ग के साथ साथ, का वर्ग के साथ साथ इसमें और क्या क्या आ जाते हैं, जैसे का वर्ग आ गया, का वर्ग आ गया, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है, ठीक है। और
हा आ जाता है, आ और बड़ा आ जाता है। इतने वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है? ता वर्ग होता है, ता वर्ग होता है। ठीक है, एक मिनट। तालु में क्या हो जाता है? ई होता है, बड़ी ई होता है, और क्या होता है? चा वर्ग होते हैं, चा वर्ग होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है? या और सा हो जाते हैं, इसके उच्चारण स्थान हो जाते हैं। ठीक, ऊंट से क्या हो जाता है? ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है। ठीक, पा वर्ग हो जाता है। ठीक है, और दंत से क्या हो जाता है? दंत से ता वर्ग आ जाता है। ठीक, क्या आ जाता है? ता वर्ग का उच्चारण होता है। यहाँ पर ऊंट से कौन हुआ? पा वर्ग। का वर्ग का उच्चारण कहाँ से हुआ? कंठ से। चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से हुआ? तालु से। तो लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा, कंठ होगा। कहा जाता है अको विसर्जनीय से नाम कंठ, एचिष्यान से नाम तालु, ऋचुषाण से नाम मूर्धा। ठीक, क्या कहा गया? ऋचुषाण से नाम मूर्धा। ठीक है, कहा जाता है दंतोष्ठम च। ठीक, क्लियर है। फिर उसके बाद कहा जाए उपपदनीय ओष्ठोच्च। ठीक, उपपदनीय ओष्ठोच्च। तो यह क्या हो गया? यह सारे सूत्र हो जाते हैं, लेकिन क्या हो गया? का का उच्चारण क्या हो गया? कंठ हो गया। ठीक है, क्या हुआ? कंठ हुआ। उसके बाद फिर अगला देखिएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द तत्सम है? लिखा गया उपास, अकाज, कंकड़ और करुण, यह दिया गया। तो चलिए मित्र, आप फटाफट बताइए कि इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कि जो होता है कंकड़, कंकड़ मतलब क्या होता है? कंगन। क्या हो जाता है? कंगन हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? कंगन हो जाता है। आकाश का क्या लिखा जाता है? आकार ही लिखा जाता है, तत्सम हो जाएगा। ठीक, और उपास का क्या हो जाएगा? उपास्य हो जाएगा। ठीक है, यह तत्सम बन जाएगा। अब देखिए कि यहाँ जो विकल्प दिया गया, विकल्प के अनुसार कौन सा सही है? विकल्प के अनुसार कौन सा सही है भैया? सी वाला विकल्प एकदम राइट आंसर है। ठीक, सी वाला विकल्प एकदम राइट आंसर है। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? तो वह कौन सा शब्द तत्सम है? कंकड़ है। क्या है? कंकड़ है। कंकड़ का क्या हो जाता है? कंगन हो जाता है। तत्सम अगर वो पूछा जाता है कंकड़ का, कंकड़ का क्या हो जाता है? कंगन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या? दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक, तद्भव की वो बात कर रहा है। ठीक है, तद्भव कौन सा शब्द है? कुक्कुर है, पुस्तक है, गोत्र, इसको गोत्र करना चाहिए भाई, गात्र हो गया, इसको गोत्र करिए। क्या करना है? इसको गोत्र करना है। क्या करना है? इसको गोत्र लिख दीजिएगा। क्या लिख देना है? इसको गोत्र लिखना है। ठीक है, और ज्येष्ठ है। तो अब देखिए, जब गोत्र या गात्र की कोई भी बात आ जाती है तब भी क्या हो जाता है? तत्सम ही जाएगा, लेकिन अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, कुकुर कुत्ता होता है। ठीक, पुस्तक किताब होती है। ठीक, क्या होती है? किताब होती है। ठीक है, गोत्र तो क्या हो जाता है? वर्ग विशेष से लगाया जाता है। ठीक है, अब ज्येष्ठ कहा जाता है, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तद्भव कौन सा हो गया भैया? यह हो गया। कुकुर का तद्भव क्या होता है? कुत्ता। पुस्तक का तद्भव क्या होता है? किताब। ठीक है, लेकिन यहाँ तद्भव पूछा कि चार विकल्पों में तद्भव कौन सा है? चार विकल्पों में तद्भव कौन सा भैया? तद्भव कौन सा है? तो तद्भव वाला कौन सा शब्द हो गया? ज्येष्ठ हो गया। क्या हो गया? ज्येष्ठ, जेठ हो गया, जिसका तत्सम क्या हो जाता है? ज्येष्ठ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला चलते हैं। अब यहाँ पे एक मुहावरा आया कि आधा बनना। ठीक, आधा बनना कोई मुहावरा नहीं होता है, अंधा बनना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले आप इसको शुद्ध कर लीजिएगा। आधा बनना नहीं होता है, इसको अंधा बनना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधा बनना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? जानबूझ कर किसी बात पर ध्यान न देना, मूर्ख बनना, वैमनस्य होना, प्रयत्न न करना। प्रयत्न मतलब क्या हो जाता है? प्रयास न करना, गलत हो गया। ठीक, वैमनस्य मतलब दुश्मनी न लेना। ठीक, मूर्ख बनना भी नहीं हुआ। तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर, जानबूझ कर किसी बात पर ध्यान न देना, यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अंधा बनना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। इसको आप सही कर लीजिएगा, आधा नहीं है, अंधा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए सही हो गया।
कहा गया आधा तीतर आधा बटेर का होना का अर्थ क्या हो जाता? उचित सामंजस्य का अभाव होना, बेमेल तथा बेढंगा, छोटा बड़ा होना, बिरंगा होना। तो दोस्त यहाँ देखिए आधा तीतर आधा बटेर मतलब कि क्या हो गया? आधा ना इधर का ना उधर का, ठीक है। मतलब बेमेल और बेढंगा जो होता है वही क्या कहा जाता है? आधा तीतर आधा बटेर। दोनों का अलग अलग जोड़ा जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है? विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर, बेमेल और बेढंगा हो जाता है। ठीक, तो बेमेल और बेढंगा हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है क्या? आग में कूदना। ठीक, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंहतोड़ जवाब देना, कठिन परिश्रम करना, विपत्ति मोल लेना, प्रेम करना। तो आग में कूदना प्रेम करना होगा नहीं कि प्रेम करना होगा? आग में कूदना मतलब प्रेम करना नहीं होता। जब किसी दो व्यक्तियों के बीच में अगर आप कूदते हैं तब वहां आग लगाने का काम करते हैं। ठीक है, आग लगाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? आग में कूद जाना मतलब आग में कूद कूद जाने का मतलब यह नहीं हुआ प्रेम करना हो गया। ठीक है, तो प्रेम करना तो एक विकल्प यहाँ से गलत कर दिया गया कि प्रेम करना क्या हो गया? छोड़ दिया गया। अब दूसरा दिया गया मुंहतोड़ जवाब देना, यह भी गलत हो गया। आग में कूदना मुंह तोड़ जवाब की बात ही नहीं होती है। कठिन परिश्रम करना यह भी नहीं होता। क्या हो गया? आग में कूदना मतलब विपत्ति मोल लेना। आग जल रही है, जबरदस्ती उसमें जा रहे हो आप। ठीक है, आग जल रही देख रहे हैं ना, काहे लिए उसमें कूद रहे हैं? मतलब जबरदस्ती विपत्ति को आप क्या कर रहे हैं? न्योता दे रहे हैं, मोल ले रहे हैं। तो वही क्या कहलाया? आग में कूदना कहलाया। ठीक है, तो विपत्ति का क्या होता है? विपत्ति मतलब विपत्ति मोल लेना मतलब क्या हो? आग में कूद जाना हो गया। जानबूझ के किसी कार्य को जब कर देते हैं। ठीक 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 है, मतलब जानते रहते हैं कि खतरा है लेकिन फिर भी वहां चले जाते हैं, तो वही क्या? विपत्ति मोल लेना हो गया। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए। जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो हर एक प्रश्न का उत्तर उसी चार विकल्पों में ही है। लेकिन जब आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तभी उत्तर आपको मिलेगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया क्या? 55 नंबर आया। कहा गया धर्माधर्म। धर्माधर्म में समास कौन सा होगा? तो इसमें द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास दिया गया। ठीक है, जब धर्माधर्म की बात कहा जाता है, धर्म और धर्माधर्म मतलब क्या होता है? धर्म और अधर्म की बात करता है। ठीक है, जब धर्म और अधर्म की बात करेगा तो दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कोई ऐसा एक समास है धर्म और अधर्म की जब जहाँ पे बात करता है तो ऐसा कोई समास है ही नहीं। तो मतलब कि यह भी विकल्प इसका गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें समास कौन सा हो जाता है? द्वंद्व, द्वंद्व समास हो जाता है मित्र। कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास में क्या हो जाता है? दोनों पद एक दूसरे के दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक, विपरीत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जहां दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं वहीं पर क्या हो जाता है? वहां पे कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। अर्थात दोनों पदों में क्या हो जाता है? क्या विलोम शब्द का संबंध पाया जाता है। इसी धर्माधर्म को अगर हम कहते हैं धर्म, तो क्या कहते हैं? धर्म और क्या लिखते हैं? अधर्म लिखते हैं। देख लीजिएगा, धर्म और अधर्म लिखते हैं। तो यहां से आपको क्या मिला? आ। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा? आ। दोनों मिला के क्या बना देते हैं? बड़ा आ। तो शब्द क्या बन जाता है? धर्मा धर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? धर्म बन जाता है। ठीक है, और धर्म और अधर्म को जब मिलाते हैं, धर्म और अधर्म क्या हो जाते हैं? दोनों क्या हो जाते हैं? जिसे पाप पुण्य कहा जाता है वैसे धर्म और अधर्म कहा जाता है। रात दिन कहा जाता है उसी तरह धर्म और अधर्म है। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाता है? दोनों पद क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो जब विलोम शब्द के संबंध पाया जाएगा तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अतः विकल्प के अनुसार नया सही है, नया सही है, नया सही है, नया सही है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसको आप लोग अपना सही कर लीजिएगा। अगला क्या क्या कहा गया आपसे? अगला क्या कहा गया? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विकल्प दिया गया है। संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं या छंद कहते हैं। तो बताइए आप झटपट, आप हमें उत्तर दीजिएगा। क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? चलिए बताइए।
अब देखिए कि इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, देखिए शब्दों के मेल से बात कहा गया है तो क्या बन जाएगा वहां पर, समास बन जाएगा। यह क्या हो जाता है, दो वर्णों का मेल हो जाता है, वर्णों का मेल हो जाता है, ठीक। इसमें क्या हो जाता है, वर्णों का मेल हो जाता है। जिसका व्यय ना हो, ठीक, वह क्या कहलाए, व्यय ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जिसका व्यय ना हो, जिसका व्यय ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, ठीक है। छंद में क्या हो जाता है, छंद मतलब क्या हो जाता है, जो प्रसन्न करने वाले पंक्ति होते हैं, प्रसन्न करने वाले जो होते हैं, प्रसन्न करना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ दो शब्दों की बात ही नहीं होती, यहाँ तो पूरी पंक्ति की बात आती है, यहाँ शब्द की बात आती है, यहाँ दो वर्णों की बात आती है, यहाँ दो शब्दों की बात आती है। या शब्दों के मेल से बनते हैं, शब्दों के मेल से बनते हैं, और यह क्या हो जाता है, वर्णों के मेल से बनते हैं, अर्थात विकल्प जो प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर पाया गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर देखा गया है क्या कहा गया है, पेड़ से कई आम गिरे, पेड़ से कई आम गिरे, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, कहा गया करण कारक, ठीक, कर्म कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। तो कहा गया पेड़ से, ठीक, कई आम गिर पड़े, अलग हो गए, ठीक, अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक जाएगा, अपादान कारक जाएगा। जहाँ पेड़ से आम गिर गया, जहाँ पेड़ से पत्ता गिर जाए, जहाँ पेड़ से आदमी गिर जाए या पेड़ की डाल टूट के गिर जाए, ठीक, जब कोनो चीज अलग होने का भाव देगा तो वहां पे तुरंत क्या हो जाएगा भैया, अपादान। हम साइकिल से गिर जाए तब भी अपादान हो जाएगा, छत से गिर जाए तब भी अपादान हो जाएगा, कुर्सी से गिरेंगे तब भी अपादान होंगे। और अगर हम चलते चलते ऐसे चल रहे हैं, अब अगर कहा जाए मोहन चलते चलते गिर पड़ा, तो गिर पड़ा मतलब वह अलग हो गया, तब भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलगाव का ही भाव देगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। वहां सब में क्या हो जाएगा मित्र, अपादान कारक हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ करण है यह हमेशा किसका प्रयोग करता है, साधन की बात करता है, ठीक, जिससे कार्य संपन्न होता है, मतलब जिसको चाहता है, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, ठीक, सबसे अधिक चाहता है, ठीक, अधिक चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, ठीक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, किसी दूसरे शब्दों के साथ, शब्दों के साथ जोड़ा जाए तो, जोड़ा जाए, ठीक, तो यह संबंध कारक। लेकिन यहाँ पे अलग होने के भाव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो कहा गया, क्या कहा गया है कि किसी भाषा के साहित्य को समझने के लिए उसके परिचित, विकास, विकास में परिचित होना चाहिए, विकास पर परिचित, विकास के लिए पर, विकास से, तो ध्यान दीजिए उसे क्या हो जाएगा, उसके विकास से परिचित होना आवश्यक हो जाता है, ठीक, क्या हो जाएगा, विकास से परिचित होना आवश्यक हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे यह बात क्लियर हुई कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो वहां पे क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ पे क्या लग जाएगा, से लग जाएगा, ठीक। तो क्या लग जाएगा, से लग जाएगा, क्योंकि विकास के लिए परिचित होना नहीं है, विकास में परिचित होना नहीं, विकास पर परिचित नहीं होना, के लिए भी नहीं होना, तो कौन सा हो जाएगा, डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया गया है, कहा गया उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, ठीक। उचित पर्यायवाची शब्द किसका देखना है, नरेश का देखना, किसका देखना है, नरेश का देखना है। विकल्प दिया गया है सम्राट, वनिता, अनुचर, ठीक, सर। अब आप हमें बताएंगे कि इसमें उचित पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ठीक। नरेश का जो उचित पर्यायवाची शब्द होगा मित्र वह क्या होगा, सम्राट होगा या राजा होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, सम्राट होगा या तो राजा होगा, ठीक। बाकी जब वनिता का अर्थ क्या, वनिता किसकी हो जाएगी, स्त्री के पर्यायवाची। अनुचर जो होता है वह नौकर का पर्यायवाची हो जाता है, जिसे सर्वेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनुचर या पिछलग्गा, पिछलग्गू, ठीक है। तो यह जितने भी है, पिछलग्गू भी कह देते हैं तब भी अनुचर होता है, पिछलग्गा कहते हैं तब भी अनुचर हो जाता है, ठीक है। अगर कहा जाए अधीन कहा जाए तब भी अनुचर हो जाता है, चेला कहा जाए तब भी अनुचर हो जाएगा। तो यह सब क्या है, सब अनुचर में हो जाएंगे। जैसे स्त्री महिला जितने हो गए वह सब क्या हो जाएंगे, वनिता हो जाएंगे।
तो लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया, नरेश का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो क्या हो गया, सम्राट हो गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। लिखा गया अंतर्ध्यान, अनुगृहित, अध्यात्म, अधीन। ठीक, अब आप इसमें यह बताएंगे इसमें से कौन सा क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, देखिए जब अशुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करते हैं, अशुद्ध वर्तनी अध्यात्म हो जाता, अध्यात्म, आध्यात्म हो गया, अधीन हो गया, अनुग्रहित हो गया, अंतर्ध्यान हो गया, लगभग इसमें सारी सही है। ठीक, और जो आपके यहाँ विकल्प यह माना गया अधीन, तो वह क्या हो जाता, अधीन। ठीक, यह भी गलत है, इसमें लगभग सारे सही है, इसके चारों विकल्प सही है। ठीक, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो गड़बड़ हो, सबके सब सही है, मिलान कर लीजिएगा, जहां दिक्कत होगी वहां आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, मैसेज डाल दीजिएगा। अगला चलते हैं, लिखा गया है क्या कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें लिखा गया लड़ाई, पढ़ाई, मिठाई, चतुराई। यह चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में ऐसा कौन सा शब्द है जिसको भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मित्र देखिए, लड़ाई भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, पढ़ाई भी क्या है, वह भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चतुराई भी क्या है, वह भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो मिठाई शब्द होता है यह कैसी संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प नंबर क्या हो गया, सी। ठीक, विकल्प नंबर सी क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, क्योंकि मिठाई जो शब्द होता है वह क्या हो जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक, भले इसमें आई प्रत्यय लगा है, लेकिन मिठाई एक जाति का नाम होता है, उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं। ठीक, रसगुल्ला, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, का काजू कतली वगैरह ये सब अलग अलग आते हैं ना। तो मिठाई क्या है, एक जाति का नाम, लेकिन सबको तो मिठाई कहा जाएगा ना, बाद में उसका नाम लिया जाएगा। कई दुकानदार से मिठाई दे दीजिए, तो पूछता है कौन सी दे, तो कौन से मतलब लड्डू दे दे, पेड़ा दे दे, काजू कतली दे दे, या उससे जो भी और भी बहुत सारे नाम हो गए मिठाइयों के, तो हम जानते भी नहीं है, लेकिन जितना हम जानते हैं उतना हमने बता दिया। ठीक है, तो मिठाई क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया, वात्सल्य का पर्याय नहीं है। वात्सल्य का पर्याय नहीं है मतलब वात्सल्य का अर्थ नहीं है, तो इसमें लिखा गया प्रेम, स्नेह, नेह और विग्रह। तो देखिए मित्र, वात्सल्य प्रेम होता है, स्नेह भी होता है, नेह भी होता है, लेकिन विग्रह नहीं होता है। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट उत्तर हो गया, एकदम सही उत्तर हो गया। अब देखिए, परंपरागत रूप से पूछा गया जो प्रश्न आया है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, संगम होगा, स्थावर होगा, अचलता होगा, साधुत्व होगा। तो चार विकल्प दिए, परंपरागत से पूछे गए प्रश्न है ये। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछे गए थे, अभी जो एक दिन पहले जो आरए की एग्जाम हुआ वहां भी पूछा गया था। तो जंगम का पर्याय विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर, इसके बारे में ज्यादा आपको व्याख्यान देने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, तो जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा भैया, चलिए बताइए आप लोग, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्या लिखा गया, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। विलोम शब्द कनिष्ठ होगा, पूर्व होगा, भूत होगा या अग्रज होगा। ठीक, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक, कनिष्ठ मतलब क्या हो जाता है, छोटा। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, विकल्प यह सही। ठीक, लेकिन अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज। पूर्व का क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पूर्व क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला कहा गया कि मोहन नदी में तैरता है, वाक्य में क्रिया है। कौन तैरता है, कौन तैरता है, मोहन कहाँ तैरता है, नदी में। क्या तैरता है, कौन और क्या कैसे कह के प्रश्न पूछेंगे ना आप लोग, कौन और क्या कहकर, कहकर किससे प्रश्न पूछेंगे, कहकर, कहकर क्रिया से प्रश्न पूछने पर, क्रिया से प्रश्न पूछने पर, पूछने पर जब उत्तर मिले, जब उत्तर मिले तब उसे हम क्या नाम देंगे, तब उसे हम क्या ना कहेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, सकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्या कहलाएगी, अकर्मक कहलाएगी। ठीक। अब देखिए कौन तैरता है, मोहन तैरता है। क्या तैरता है, नदी तैरता है, गलत। ठीक। अब इसमें अकर्मक क्रिया दिया गया, द्विकर्मक दिया गया, सकर्मक दिया गया, प्रेरणार्थक दिया गया। तो चलिए बताइए कि आप इसमें कौन सी क्रिया, आप बताएंगे कि इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है। ठीक है, कौन और क्या कहने पर उत्तर आया नहीं। ठीक। जब कौन और क्या कहने पर उत्तर नहीं आया तब वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। ठीक। क्या हो जाएगा, कर्मक। प्रश्न पूछ लीजिए कौन तैरता, मोहन, तो उत्तर आ रहा है, लेकिन क्या तैरता, क्या नदी तैरती है, नहीं। तो अब क्या का उत्तर नहीं आ रहा, दोनों का उत्तर आना चाहिए, कौन और क्या दोनों का उत्तर आना चाहिए। जब दोनों का उत्तर आएगा तब वहां पे सकर्मक होता है। दोनों का अगर उत्तर नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर। ठीक। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वाक्य का भेद क्या होगा। ठीक। वाक्य का भेद क्या होगा, इसमें दिया गया कि प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है या निषेधवाचक है। तो आप हमें बताइए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वाक्य का भेद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक और निषेध। यह तो हमारी इच्छा है कि हम आपके लिए क्या करें, प्रार्थना करें, अन्यथा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ईर्ष्या भी रखेंगे, श्राप भी देंगे। ठीक है, तो हमारी जो इच्छा होगी तभी हम आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, आपके लिए कामना, आपको शुभकामना, बधाई। ठीक है, आपसे विनती उनती किया, प्रार्थना वार्थना किया जाएगा, हमारी इच्छा होगी तब करेंगे, नहीं तो हम भी चल देंगे वहां से आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोनो माँ कोई गलत थोड़ी दबा दिया, आए तुम्हारे जन्मदिन पर खाए पिए निकल गए, नहीं दिए बधाई, क्या कर लेंगे आप हमारा, कुछ नहीं। तो यह सब क्या हो गया, यह सब क्या हो जाते हैं, इच्छावाचक वाक्य में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इच्छावाचक वाक्य में आ जाते हैं। प्रश्न में प्रश्न पूछ लिया जाता है, विस्मय में विस्मय वाले चिन्ह आ जाते हैं, निषेध में ना या नहीं का बोध होता है, ना या नहीं का, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं आ गया, सड़क पर मत जाओ। ठीक। जब यह सारे वाक्य आएंगे तो वहां हमेशा निषेध हो जाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे दीर्घायु भव, ठीक, चिरंजीवी भव, दूध नहाओ, पूतो फलो, यह सब हमेशा क्या, ऐसे सारे वाक्य क्या कहलाएंगे, यह सारे वाक्य क्या कहलाएंगे, हमेशा इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक, क्या कहलाएंगे, इच्छावाचक। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला जो कहा गया कि जो सुना ना गया हो उसके लिए क्या होगा, असंभव होगा, अकल्पित होगा, अश्रुत होगा, अवर्णित होगा। तो जो सुना ना गया हो उसके लिए क्या हो गया, अश्रुत हो जाएगा, जिसे सुना नहीं गया होगा। जो कभी संभव ना हो वह क्या कहे, जो संभव, क्या कहा जाए, जो संभव ना हो, संभव ना हो उसे हम क्या कहेंगे, असंभव कहेंगे। ठीक, जिसकी कल्पना ना की गई है अकल्पित, जो वर्ण से वर्णित, जिसके लिए कोई वर्ण ही ना हो वह अवर्णित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे कौन सा सही हो गया, सी वाला विकल्प अश्रुत हो गया। ठीक, फिर दिए गए विकल्पों में उपसर्ग रहित, बात है उपसर्ग रहित शब्द की बात कर रहा है। रहित मतलब जिसमें उपसर्ग ना हो। ठीक, देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें मोटापा लिखा गया है, उंजला लिखा गया है, उचक्का लिखा गया है, भरपूर लिखा गया है। तो चलिए मित्र, यहाँ पर आप एक उत्तर दीजिए कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है कि जिसमें क्या नहीं हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग रहित होगा। ठीक है, क्या होगा, उपसर्ग रहित होगा। अब देखिए उपसर्ग मतलब कि जो शब्द के पहले आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ मोटा शब्द है, उसके साथ आपा जुड़ा है। ठीक है, मोटा क्या है, एक मूल शब्द है, उसके बाद फिर आपा जुड़ा है, तो क्या बन गया, मोटापा बन गया है। ठीक, जला शब्द के साथ क्या आया है,
जल के साथ ऊ लगा और यहाँ पर आ भी लग गया तो क्या हो गया, उंजला हो गया। ठीक, अब जैसे ऊ के साथ क्या जोड़ दिया गया, चक्का के साथ क्या जोड़ा गया, ऊ जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब पूर के साथ क्या जोड़ा गया है, भर उपसर्ग जोड़ दिया गया है। अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा सही हो जाता है। तो मित्र यह ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर मोटापा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो जल शब्द होता है, ध्यान रखिए, जैसे इसमें आपको भ्रम, इसमें आप भ्रम में आ रहे होंगे। जैसे जल शब्द होता है, जल के साथ जब हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, जला बनता है। और जब जला शब्द के साथ ओ उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, उंजला बन जाता है। क्या बन जाता है, उंजला हो जाता है। ठीक है, और जब इसी के साथ आना जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाता है, उंजाला बन जाता है। क्या बन जाता है, उंजाला बन जाता है। तो इस तरह से शब्दों का विस्तार होता चला जाता है, इसलिए यहाँ विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया नीचे दिए गए विकल्पों में प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित मतलब जिसमें प्रत्यय न हो। लिखा गया अलमस्त, दुल्हन, नास्तिक, बहिनापा। ठीक, अलमस्त मतलब क्या हो गया, अल और इसके साथ क्या जोड़ा गया, मस्त जोड़ा गया। ठीक, दुल्हन के साथ इन प्रत्यय जोड़ दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रत्यय जोड़ा गया, यहाँ क्या जोड़ा गया, आपा प्रत्यय जोड़ा गया। ठीक, अब देखिए प्रत्यय किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर, अल क्या है, उपसर्ग है। ठीक, अल क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। तो जब अल उपसर्ग हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, अलमस्त कहलाता है। ठीक है, बाकी सब में क्या है, प्रत्यय है। ठीक, केवल प्रत्यय से रहित क्या प्रत्यय जिसमें नहीं है वह क्या है, अलमस्त है। ठीक, अब उसके बाद फिर अगला कहा गया है शून्य सिंह सत्य शीस हमारी, पूजह मन कामना तुम्हारी। या कहा गया है शून्य सिंह सत्य शीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, पद में छंद है। ठीक, अब मित्र यह ध्यान रखिएगा, जब आपको इस तरह के पद दिखाई दे जाएंगे, ठीक, यह हमेशा क्या हो जाएंगे, संपुट के रूप में रखे जाते हैं। जो संपुट के रूप में रखा जाएगा वह हमेशा क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। जिसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। मात्राओं को गिन सकते हैं आप। एक मात्रा हो गई, एक हो गई, एक एक, दो और एक हो गई, एक दो और एक हो गई, एक दो और दो हो गई। ठीक, दो हो गई, एक एक हो गई, एक एक हो गई, दो, एक, दो, दो, दो हो गई, दो हो गई, दो हो गई। ठीक, छ, छ दो आठ, दो दस, दस दो बारह, दो चौदह, दो 16। ठीक, और दो, दो नौ चार, चार आठ, चार दो छ, छ दो आठ, दो दस, दस दो बारह, दो चौदह, दो 16 हो गई। ठीक, तो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्रा हो गई। तो अब यहाँ पे कौन से छंद हो जाए, कौन सा छंद होगा, चौपाई छंद हो जाएगा। ठीक, तो 16 मात्राओं की बात आ गई। क्लियर है बात। अब लिखला अगला कहा गया कि थाली का बैगन होना का अर्थ क्या हो जाता है, अधिक चिकना होना। थाली का बैगन, थाली में बैगन रखिए और थाली तनको हीली तो बैगन इधर उधर गया। ठीक, बैगन कहाँ गया, इधर उधर गया। तो जब बैगन इधर उधर गया तो थाली का बैगन होने का अर्थ क्या हो जाता है, अधिक चिकना होना, चौड़ा चौड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन होना। मतलब वह एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर चलता ही रहेगा। तो भैया क्या हो जाएगा, वह सिद्धांतहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिद्धांतहीन हो जाएगा। तो थाली का बैगन होना मतलब क्या हो गया, सिद्धांतहीन हो गया। बिना पेंदी का लोटा होना सिद्धांतहीन हो जाता है। लोटे के अंदर अगर नीचे पेंदी नहीं लगे तो लोटा टिकेगा नहीं, ढनकता रहेगा ढनकता रहेगा। उसी तरीके से जब बैगन को आप किसी थाली में रखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ढंगता रहेगा, इधर उधर होता रहेगा। तो मतलब उसका कोई अपना सिद्धांत नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति कहा जाता है। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या आ जाती है शुद्ध वाक्यों के चयन करने में। कहा गया है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कहा गया यह असली गाय का दूध है, ये असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध हैं। तो इसमें आप बताएंगे, इसमें विकल्प के अनुसार कौन सा सही हो गया, क्या हो जाता है। या तो इसके पहले भी आया था, यह गाय का क्या है, असली दूध है। ठीक, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया। 72 का क्या हो गया, सी एकदम सही उत्तर आया। बात क्लियर है।
क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 बाद अगला देखते हैं। अगला क्या कहा गया, वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करना है। ठीक है, वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन कर लेना है। कहा गया यह निर्भरता सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियां स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें एक बार और भी प्रश्न आया था, इसमें अन्य उपाय की बात ही नहीं करना है। ठीक, अन्य उपाय की बात ही नहीं करना है, तो ये क्या हो गया, सी वाला विकल्प गलत हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए अगला कहा गया, संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब संक्षेप में लिखना होता है उस समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का, लाघव का, कि लोप का, कि अर्ध विराम का। तो ध्यान दीजिएगा उसमें क्या हो जाता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे करके इसे कर दिया जाता है। ठीक, संक्षेप में लिख दिया जाता है वहां पर। ठीक है, तो इस चिन्ह को आप याद रखिएगा, लाघव का चिन्ह बना दिया जाता है। ठीक है, लोप का चिन्ह इस तरह बनता है। ठीक, सॉरी, लोप का चिन्ह क्या हो जाता है, इस तरह हो जाता है। ठीक, अर्ध विराम का चिन्ह यह हो जाता है। अल्प विराम मतलब जो एक सिंगल कामा लगा देते हैं। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, एक तो छिप गया है, तो एक क्या हो गया यहाँ पे देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, निजवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है, निजवाचक हो जाता है। उसके बाद फिर एक आ जाता है निश्चयवाचक आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, अनिश्चयवाचक आ जाता है। ठीक, उसके बाद फिर एक आ जाता है प्रश्नवाचक आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, प्रश्नवाचक आ जाता है, प्रश्नवाचक आता है। उसके बाद फिर एक आता है संबंधवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है, संबंधवाचक हो जाता है। इस तरह सर्वनाम के कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं। क्लियर है, सर्वनाम के कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं। अब इतनी बातें क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या की अगर हम बात करते हैं, संख्या कितनी होती है, 11। अब भेद की अगर हम बात कर देते हैं, भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिनके नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो इस तरह से क्या हो गई, हमारी कौन सी श्रृंखला समाप्त हुई, 19 नंबर की पूरी श्रृंखला को हमने आपको हल करवा दिया। तो इस तरह दोस्तों आप लोग अपने आंसर का मिलान करिएगा, पुष्ट करिएगा। जहां पर आपको कोई दिक्कत आएगी वहां पर जाके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमें मालूम चलेगा कि क्या कहाँ कैसे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक आप सभी को, आप सभी प्यारे साथियों को, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे इतनी देर तक जुड़े रहे और अच्छा भी लगा हमें आपके साथ रहते हुए। तो चलिए दोस्तों अब रखते हैं, विराम देते हैं। यहीं यहाँ की यह जो श्रृंखला चल रही थी, इस श्रृंखला को यहीं पर विराम दिया जाता है। इसके बाद पुनः हम अगली श्रृंखला को लेकर मिलेंगे। जैसे जो हमारा टेस्ट हुआ था 21 नंबर तक हुआ था, 21 नंबर तक की श्रृंखलाओं को हल करवाना है, तो उसको हल करवा के आपके सामने रखा जाएगा। आप लोग मिलान करिएगा। लेकिन विशेष संदेश आप यह सुन लीजिएगा मेरी, कि आप में से कोई जितने भी हमारे साथ, हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे बंधु, भाई बहन जो भी हमारे साथ हैं, हमारे छात्र छात्रा जो भी है, सभी लोग यह बात ध्यान रखेंगे कि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। अब आप अपना जो पुराना पढ़े हैं उसका रिवीजन जरूर एक बार कर लें। ठीक, अभी आपके पास बचे खुचे 3 दिन हैं। ठीक, 3 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिएगा, नई चीज कुछ पढ़ने की कोशिश ना करिएगा, इधर उधर भटकने की कोशिश ना करिएगा। अगर आपका अपना आत्मविश्वास है, आप तो विजय आपकी होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आत्मविश्वास से तनिक भी हटेंगे तो विजय मुश्किल हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास ही आपको रण क्षेत्र में जिता कर वापस लाएगा, विजय दिला कर वापस लाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।